12th standard economic subject. We are on page number 9090 in your government textbook. Chapter number 9, money market and capital market in India. Today we are going to take last lecture on this chapter. Today we will complete it. आपको पहले ही बताया गया है, फिनांस की मार्केट में सबको जरूरत है, इंडिविजुअल लेवल पर, कारपोरेशन लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर फिनांस सबको चाहिए। किसी को फिनांस कम समय के लिए चाहिए, किसी को ज्यादा लंबे समय के लिए चाहिए। तो यहां पर फिनांस के बारे में स्टार्टिंग से आपको बताया गया है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जिसके अंदर हम डिटेल में किसे ले रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स को। फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आपके दो पार्ट आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। जिसे शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट चाहिए वो मनी मार्केट में डिमांड करता है, और जिसे लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल चाहिए वो कैपिटल मार्केट से डिमांड करता है। तो मनी मार्केट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस। हम कैपिटल मार्केट के प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स आज देखेंगे। हम कैपिटल मार्केट के प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स आज देखेंगे। लेट्स चेक हियर स्टूडेंट्स। कैपिटल मार्केट के काफी प्रॉब्लम्स हैं। ऑन द वे ऑफ कैपिटल मार्केट वी विल गेट फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्कैम्स। सेकेंड प्रॉब्लम, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन। थर्ड, inadequate debt instruments. Fourth, decline in the volume of trade. And fifth, lack of informational efficiency. ये 5 प्रॉब्लम्स हैं ऑन द वे ऑफ कैपिटल मार्केट। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल मार्केट एक अच्छी सोच के हिसाब से एस्टैब्लिश किया गया है और वो रन करता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कैपिटल मार्केट बैकवर्ड या फिर अनट्रस्ट लिस्ट में आ जाता है। तो ये 5 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स ऑफ द मार्केट, कैपिटल मार्केट विल गेट क्लियर्ड। प्रॉब्लम्स ऑफ द कैपिटल मार्केट के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फाइनेंशियल स्कैम्स। स्टूडेंट्स, we are reading the wording of financial schemes. Financial scams, increasing number of financial frauds have resulted irreparable loss for the capital market. Besides this, it has also leads to public distrust and loss of confidence among the individual investors. तो स्टूडेंट्स स्लोली मीनिंग समझेंगे। फाइनेंशियल स्कैम्स, तो सबसे पहले स्कैम्स मतलब होता है, आपने नीरव मोदी का स्कैम सुना हुआ है, हर्षद मेहता का स्कैम सुना हुआ है। तो घोटाला, जो घोटाला होता है उसे इंग्लिश में स्कैम्स कहते हैं। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स लोग करते हैं, रिजल्टेड इररिपेरेबल, फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से इररिपेरेबल लॉस होता है। इररिपेरेबल मतलब होता है नॉट रिकवरेबल, ऐसा लॉस जो कैपिटल मार्केट आगे
उसे रिकवर नहीं कर पाता, उससे रिलीफ नहीं ले पाता, ठीक है, परमानेंट वो लॉस हो जाता है, उस लॉस को कवर नहीं कर पाते। ऐसे ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड, ऐसे ऐसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड हमारे कैपिटल मार्केट में हो जाते हैं। एक तो ऐसा फ्रॉड होता है कि कैपिटल मार्केट उस लॉस को रिकवर नहीं कर पाता, प्लस सामने से जो नेक्स्ट इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट जो है टूट टूट जाता है कैपिटल मार्केट पर। मतलब क्या लिखा है वर्डिंग, पब्लिक डिस्ट्रस्ट। बिसाइड्स दिस इट हैज आल्सो लीड्स टू पब्लिक डिस्ट्रस्ट, मतलब जनता जो है विश्वास खो देती है, पब कैपिटल मार्केट पर अपना विश्वास नहीं रखती स्कैम्स की वजह से। एंड लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास भी पब्लिक खो देती है अमंग द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। जो भी एक एक जो इन्वेस्टर्स हैं अकेले अकेले, सबका यही हाल होता है। बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स को देखकर इन्वेस्टर्स जो हैं अपना आत्मविश्वास और कैपिटल मार्केट पर जो विश्वास होता है उसे खो देते हैं। तो आपको एग्जाम्पल के लिए बता दो बेटा, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स किस तरह से अपना विश्वास खो देते हैं। आपको हर्षद मेहता याद होंगे, अगर आपको याद नहीं है तो इनका आपको टोटल स्टोरी पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हर्षद मेहता, हर्षद मेहता जो थे उन्होंने शेयर मार्केट में घोटाला किया था, फाइनेंशियल मार्केट में घोटाला किया था। हर्षद मेहता ने कितने का घोटाला किया था आपको पता है? 5,000 to 6,000 करोड़, 5,000 to 6,000 करोड़। और ये इनका घोटाला जो है वो पकड़ा गया था 1992 में, 1992 में इनका घोटाला पकड़ा गया था। और ये इनका घोटाला जो है आज तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है, सबसे बड़ा स्कैम, क्योंकि ये पुराने टाइम में स्कैम किया गया था और उस टाइम पैसे की वैल्यू ज्यादा थी, ठीक है, पैसे की वैल्यू जो थी वो ज्यादा थी। तो इनका स्कैम सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। और इनका स्कैम जब पकड़ा गया तो इन्होंने सबसे ज्यादा धोखा दिया था विजया बैंक को। तो विजया बैंक के मैनेजर ने सुसाइड कर लिया था। बैंक मैनेजर होते हुए उन्होंने इतना लॉस फील किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, विजया बैंक के मैनेजर ने। सेकंड घोटाला किया आपके विजय माल्या ने। विजय माल्या, विजय माल्या ने कितने का घोटाला किया आपको पता है? द स्कैम अमाउंट इज 9,000 करोड़। अब आप देखेंगे बेटा इनका अमाउंट तो ज्यादा है, तो मैंने बताया कि इनका तो लेटेस्ट है, इनका जो घोटाला है विजय माल्या का, ये लेटेस्ट घोटाला है, 2000 के बाद का घोटाला है। तो इनका जो 9,000 है उसके मुकाबले में हर्षद मेहता का जो 5,000 6,000 करोड़ था उसकी वैल्यू ज्यादा थी। पुराने टाइम में पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, आज 9,000 करोड़ की उतनी वैल्यू नहीं है। तो सबसे बड़ा घोटाला हर्षद मेहता का ही था। फिर विजय माल्या का 9,000 करोड़ का घोटाला, इन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया आईडीबीआई के लिए, आईडीबीआई बैंक के लिए। यहां पर विजय माल्या ने जो घोटाला किया, आईडीबीआई बैंक को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। विजय माल्या ने पहले दारू शराब में अपना लक आजमाया और उसके बाद में किंग फिशर्स एयरलाइन में, किंग फिशर्स एयरलाइन में। लेट्स गो एड बेटा, हमारे पास थर्ड स्कैम, आपका जो लेटेस्ट स्कैम है नीरव मोदी। नीरव मोदी का स्कैम जो है वो अराउंड 10,000 to 11,000 करोड़ का है। और इन्होंने चपत लगाई है पंजाब नेशनल बैंक को। पंजाब नेशनल बैंक का सबसे बड़ा लॉस इन्होंने किया है। तो ये तीन लोगों का जो है हिस्ट्री फाइनेंशियल स्कैम में सबसे ऊपर है। हर्षद मेहता के ऊपर तो
आपका वेब सीरीज भी बनाया गया है। आपको ये स्कैम्स के डिटेल्स अच्छी तरह से गूगल पर या यूट्यूब पर देखकर समझना चाहिए। आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा फाइनेंशियल स्कैम्स की वजह से कैपिटल मार्केट को बहुत ही ज्यादा लॉस होता है, जो फ्यूचर में रिपेयरेबल नहीं होता है। ऊपर से पब्लिक का कैपिटल मार्केट पर से विश्वास उड़ जाता है और कॉन्फिडेंस पब्लिक खो देती है, इन्वेस्टमेंट फिर नहीं करती, ट्रेड डाउन हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन। इनसाइडर्स ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन, इसका मतलब इसको डिटेल में समझ लीजिए बेटा। इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन मीन्स व्हाट? Insider trading means buying or selling of a security by someone who has access to non-public information or unpublished information for personal benefit। देखिए बेटा, इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है? बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय समवन। कुछ लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को बेचते या खरीदते हैं, who has access to non public information, जिन्हें अंदर की कुछ बात, अंदर की कुछ असलियत, सिस्टम की कुछ असलियत पता चल गई है, जो पब्लिक को नहीं बताना था, जो अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन था, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए उन्हें पब्लिक को बता देते हैं और सिक्योरिटीज को परचेज या सेल कर लेते हैं। तो कुछ जो है सीक्रेट्स होते हैं गवर्नमेंट के अबाउट सिक्योरिटीज। कौन सी सिक्योरिटी का कीमत फ्यूचर में बढ़ने वाला है, कौन से सिक्योरिटी का फ्यूचर में कीमत गिरने वाला है, ये अंदर की बात अगर किसी इंडिविजुअल को पता चल जाता है तो वो खुद ही परचेज सेल कर लेता है पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो जो राज की बातें हैं, जो सीक्रेट हैं, वो पब्लिक को नहीं पता चलना चाहिए। इससे देश को नुकसान होता है, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है, लेकिन पर्सनल बेनिफिट के लिए ये उसका फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कुछ लोग समाज में क्या होते हैं, किसी का कुछ राज पता चल गया, किसी का सीक्रेट पता चल गया, तो उसे क्या करते हैं, ब्लैकमेल करके पर्सनल बेनिफिट बना लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट पर्सनल्स जो होते हैं, वो कभी कभी अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन का फायदा उठा लेते हैं पर्सनल बेनिफिट के लिए। ओके, तो पर्सनल बेनिफिट मतलब होता है कि अंदर अंदर बात एक दूसरे को बताकर अपना पर्सनल बेनिफिट निकाल लेना, अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन को भी अफवाह, रूमर्स की तरह फैला देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। प्राइस मैनिपुलेशन for or price rigging on the other hand means to simply raise the price of shares through buying and selling of shares within certain individuals themselves for personal gains। इसका क्या मतलब होता है बेटा? कुछ लोग क्या होते हैं ना, प्राइस शेयर्स का कम ज्यादा करने के लिए, जबरदस्ती फोर्सली कम ज्यादा करने के लिए आपस में ही क्या करते हैं, सेल परचेज करना चालू कर देते हैं। तो कुछ ग्रुप रहेगा, कुछ ग्रुप रहेंगे जो आपस में ही शेयर्स क्या करेंगे, परचेज सेल करेंगे और कीमत दिखाएंगे पब्लिक को कि ज्यादा है या फिर कम है। जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप मान लीजिए कोई चद्दर खरीद रहे हो, अभी चद्दर आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, वहां पर आपको कहा गया कि 300 रुपए का है, लेकिन आप क्या है बोल रहे हो कि 200 में दो। लेकिन तीसरा आदमी आता है, वो तुरंत 300 देकर लेकर चला जाता है। तो आपको क्या लगता है कि उसे विश्वास था, 300 में लेकर गया तो चद्दर अच्छा ही है, मैं भी 300 में ले लेता हूं।
लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तीसरा आदमी दुकानदार का ही आदमी था, जो आपको विश्वास दिलाने के लिए चद्दर की कीमत सही है ये प्रतीक करने के लिए, ये समझाने के लिए उसने उस तीसरे आदमी को यूज किया था। तो इस तरह से शेयर्स में भी होता है, एक ग्रुप के लोग क्या करते हैं, आपस में शेयर्स को परचेज सेल करके शेयर्स की कीमत की रीगिंग करते हैं। मैन्युपुलेट, मैन्युपुलेट मतलब चेंज करना, रीगिंग मतलब क्या होता है, कीमत को कम ज्यादा करना अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं देख रहा हूं, सच इलीगल प्रैक्टिसेस हैव अफेक्टेड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। तो इस तरह के जो इलीगल प्रैक्टिसेस हैं, इलीगल प्रैक्टिसेस, इलीगल वर्क है, इससे क्या होता है, कैपिटल मार्केट बुरी तरह से प्रभावित होता है, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग क्या है, रुक जाती है। तो यहां पर ये सेकेंड प्रॉब्लम था, सेकेंड प्रॉब्लम था आपके कैपिटल मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। इनएडुकेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है, स्टूडेंट्स आप जानते हो, आप बिल ऑफ एक्सचेंज नाम की चीज सुनते हो, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज नाम की जो चीज है आपने कभी हाथ लगा कर देखा है क्या, आपके सामने वो कभी आई है क्या, नहीं। आपने ज्यादा से ज्यादा क्या देखा है, आपने ज्यादा से ज्यादा वनली चेक देखा है, अपने हाथ से चेक को छुआ रहेगा, लेकिन कभी भी आपने बिल ऑफ एक्सचेंज को ना देखा है ना हाथ से छुआ है। क्यों, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज मार्केट में बहुत ही कम होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है मार्केट में बहुत ही कम होता है, उस पर ट्रांजैक्शन बहुत ही कम लोग करते हैं, चेक से ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है। इसी प्रकार यहां पर जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, इन एडुकेट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स एक्सेट्रा। तो जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉन्ड एंड डिवेंचर्स, ये शेयर्स के कंपेयर में मार्केट में बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर्स में ही डीलिंग करते हैं, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में ज्यादा लोग डीलिंग नहीं करते। तो मैंने बताया यहां पर कि इन एडुकेट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो बॉन्ड्स है, डिवेंचर्स हैं, आप सिर्फ उसका फॉर्मेट देखते हैं, लेकिन इसके अंदर डीलिंग क्या होती है, बहुत ही कम होती है। बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स के कंपेयर में शेयर्स का डीलिंग बहुत ज्यादा होता है। There is not much trading in debt security due to narrow investors base. Narrow investors base की वजह से not much trading, narrow मतलब क्या होता है, बहुत ही कमजोर, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को लोग बहुत ही कमजोर समझते हैं, इसके अंदर बहुत ही कम डीलिंग होती है। हाई कॉस्ट ऑफ इश्यूएशन, इश्यूएशन मतलब जारी करना, इसे जारी करने में क्या है, बहुत ही ज्यादा खर्चा आता है। जैसे आप जानते हो स्टूडेंट्स, अगर आपको अपना नाम चेंज कराना है, सरनेम में मिस्टेक हो गई है, तो उसे चेंज कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपको किसी स्कूल कॉलेज में नाम लिखाना है वो तो आसान है, लेकिन आपको नाम चेंज कराना है वो बहुत ही हार्ड और महंगा हो जाता है। तो यहाँ पर हाई कॉस्ट ऑफ इश्यूएशन मतलब डिवेंचर्स और बॉन्ड को जारी करने का खर्चा क्या है, वो ज्यादा होता है। लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज की पहुंच इन तक होती ही नहीं है। जैसे छोटे लोग जो है कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उनकी पहुंच उस तक नहीं होती है, समझ नहीं होती है। तो इसी तरह से जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनका बॉन्ड और डिवेंचर तक पहुंच बहुत ही कम है। तो इस तरह से आपने देखा बेटा, इन एडिक्वेट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर बॉन्ड एंड डिवेंचर से लोग डीलिंग बहुत कम करते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कमजोर हैं, लो लेवल के हैं,
उन बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को इशू करने का जो खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है, और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की पहुंच उस तक नहीं होती है। इसलिए इनएडुकेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होने की वजह से कैपिटल मार्केट में प्रॉब्लम होता है। चलिए फोर्थ देखते हैं, डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है। ट्रेड के वॉल्यूम में लगातार कमी होती जा रही है, लगातार कमी होते जा रही है। जैसे आप जान रहे हो, शिक्षा, इस समय जो शिक्षा चल रही है कोरोना पीरियड के अंदर, वो लगातार बच्चों का जो है इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। 10th और 12th वाले लोग तो जबरदस्ती बोर्ड होने की वजह से पढ़ाई कर भी रहे हैं, लेकिन जो छोटे स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो, उनका पढ़ाई जो है स्टार्टिंग में मोबाइल से चालू किया उन्होंने, अब लेक्चर्स चालू होते हैं, बगल में वो लोग क्या है, खेलते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल का वॉल्यूम चालू रखते हैं, लेक्चर्स चलते रहते हैं, लेकिन दूसरे टैब पर वो क्या है, गेम खेलते रहते हैं। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार एजुकेशन कोरोना पीरियड में कमजोर होता जा रहा है, उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ट्रेड मतलब परचेज एंड सेल, ट्रेड मतलब परचेज एंड सेल, बाय एंड सेल ऑफ एक्सचेंज मतलब शेयर्स, तो शेयर्स का जो एक्सचेंज है वो लगातार कम होते जा रहा है। कैपिटल मार्केट को बुरा प्रभाव उसका पड़ रहा है कैपिटल मार्केट पर। तो यहां पर पढ़कर देखते हैं, डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, रीजनल stock exchanges have witnessed a sharp decline in the volume of trade because investors prefer to trade in securities listed in premier stock exchange like BSE, NSE, etc. तो यहां पर स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हैव विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। अब ये रीजनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है वो समझाने के लिए आपको डिटेल में समझाता हूं, जरा देखिए। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या, आपको पता है कि हमारे देश में, इंडिया में 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। 23 स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नेशनल हैं, पूरे देश के लेवल पर कार्य करते हैं। वो कौन कौन है, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नेशनल है, और बाकी 21 आर रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। बाकी जो 21 हैं वो रीजनल मतलब छोटे छोटे एरिया को कवर करते हैं। तो बाकी 21 हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में। 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस आपका अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, कोचिन स्टॉक एक्सचेंज, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लुधियाना, मध्य प्रदेश, मद्रास, मगध, मैंगलोर, मिरुल, ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, पुणे, सौराष्ट्र कक्ष उत्तर प्रदेश, और वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज। तो ये रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है बेटा। तो ये रीजनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, इनके द्वारा जो सिक्योरिटी बताई जाती है उसके अंदर इन्वेस्टर्स संकोच करते हैं, उसके अंदर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ये रीजनल है, छोटे लेवल पर है। और जो नेशनल लेवल पर है हमारे, जो सिक्योरिटी लिस्ट करते हैं, जो टॉप लेवल के हमारे बीएसई और एनएससी है, तो उन्होंने जो प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज मतलब जो टॉप का सिक्योरिटी बताते हैं, सबसे टॉप पर है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो बीएसई और एनएससी है। तो लोग इन्हीं के लिस्ट का इंतजार करते हैं। ये जो सर्वोपरि हैं दो लोग, बीएसई और एनएससी, ये लोग जो लिस्ट तैयार करते हैं, तो उसमें जो टॉप पर सिक्योरिटी होती है, इन्वेस्टर उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। नेशनल
लेवल के स्टॉक एक्सचेंज पर बिलीव करते हैं और रीजनल स्टॉक एक्सचेंज के लिस्ट पर बिलीव नहीं करते। तो आपने देखा, सोच विचार कर जो इन्वेस्टर्स हैं फाइनली सिर्फ नेशनल मतलब बीएसई और एनएसई के ही लिस्ट द्वारा दर्शाए गए सिक्योरिटी में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी ज्यादा होती है, उसमें धोखा नहीं होता है। तो यहाँ पर लोगों ने क्या है, जिस तरह से आप मान लीजिए कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का क्रेज चल रहा है, तो हिंदी मीडियम धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, पीछे हो जाता है, वहां पर लोग विश्वास खोते जा रहे हैं। अब सभी लोग अपने बच्चों का एडमिशन इंग्लिश मीडियम में कराते हैं, तो खर्चा ज्यादा है, फिर भी इंग्लिश मीडियम में ही अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब है शिक्षा जो है वो एक तरह से डिक्लाइन होती जा रही है, सब इंग्लिश मीडियम की तरफ ही भाग रहे हैं। तो कॉस्टली है लेकिन उस पर विश्वास ज्यादा कर रहे हैं। इसी तरह से इन्वेस्टर्स जो है रीजनल स्टॉक एक्सचेंज पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएसई और एनएसई ने जो दर्शाया है उसी पर वो क्या है बिलीव करते हैं, उसी के दर्शाए गए सिक्योरिटीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। चलिए, डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की वजह से कैपिटल मार्केट में प्रॉब्लम है, ये हमने देख लिया। पांचवा प्रॉब्लम देखते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने, लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल इफिशियंसी। लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल इफिशियंसी, ठीक है, ये क्या है जरा देखते हैं। अ मार्केट A market is said to be informationally efficient if a company's stock price incorporates all the available information into current price। अभी देखिए बेटा, स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइसेस होती हैं वो करंट बेस पर होना चाहिए। आप कभी भी कोई रूम बेचने खरीदने जाते हो तो आपको करंट प्राइस क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए। सर माइक बंद हो गए। ओके, तो यहाँ पर बेटा हम देख रहे हैं कि जब हम रूम बेच या खरीद रहे हैं तो हमें मार्केट में करंट प्राइस क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए, तभी हमें धोखा नहीं होगा। कम में बेच देंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, और ज्यादा में बेचने की चाहेंगे तो कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। तो परफेक्ट प्राइस इस टाइम आपके रूम की कहाँ से पता चलेगी, तो यहाँ वहां से ब्रोकर से थोड़ा हमें अंदाजा मिलता है लेकिन फिक्स नहीं मिल पाता। ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में शेयर्स का जो प्राइसेस है वो क्या करना चाहिए, करंट प्राइस पे बताना चाहिए। करंट प्राइस पर अगर बताएंगे तो ही हमें लॉस नहीं होगा, हमें सेटिस्फैक्टरली ट्रेड करने जमेगा। तो यहाँ पर जो लिखा है वर्डिंग उसमें ध्यान दीजिए। इफिशिएंट मतलब होता है योग्य, कैपेबल, ठीक है। तो हमारा जो इंफॉर्मेशनल इफिशियंसी है हमारे कंट्री की वो योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकॉर्पोरेट मतलब होता है शामिल करना। क्या शामिल करना चाहिए इसे, करंट प्राइस। करंट प्राइस शामिल करना चाहिए, करंट प्राइस ही इन्वेस्टर्स को बताना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या है, करंट इंफॉर्मेशन के लिए पिछड़ापन है। However, the market in India lacks information efficiency compared to advanced countries। अब जानते हैं आप स्टॉक के प्राइसेस अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो ये प्राइसेस का अपडेट, न्यू अपडेट जो है, जो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली परफेक्ट वे पता होना चाहिए। तो प्राइस का क्या अपडेट चल रहा है अगर इन्वेस्टर को पता है तो ही वो प्राइस को अच्छी तरह से समझकर इन्वेस्ट कर सकेंगे, नहीं तो प्राइस के चक्कर में फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो हमें डेफिनेटली क्या मिलना चाहिए, द प्राइस इज राइट। प्राइस इन्वेस्टर को करेक्ट पता चलना चाहिए। बट however the stock market in India lacks informational efficiency compared to advanced country। लेकिन जो इंफॉर्मेशनल इफिशियंसी है, जानकारी देने की जो क्षमता है वो हमारे देश में क्या है, कम है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, एडवांस कंट्रीज। तो जो दूसरे एडवांस कंट्रीज हैं उनके कंपेयर में हमारे देश की जो इंफॉर्मेशन इफिशियंसी है
वो कमजोर होने की वजह से इन्वेस्टर्स को लॉस होते रहता है। तो ये आपका कैपिटल मार्केट का पांचवा प्रॉब्लम है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल इफिशियंसी। करेक्ट। स्टूडेंट्स, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स को स्टैब्लिश किया गया है। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कैपिटल मार्केट्स को के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स निकाले हुए हैं, स्थापित किए हुए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा हमारे पास। लेट्स चेक हियर। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मींस सेबी। सेबी ये जो लिखा हुआ है, जो आपको लोगो दिख रहा है बेटा, उसके अंदर एस है, ई है, बी है, आई है। सेबी, SEBI। SEBI का फुल फॉर्म आपने देख लिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, कैपिटल मार्केट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टैब्लिश किया गया। स्टैब्लिश करते टाइम आपको बता दूं कि ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 1988 में। 1988 में। लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज पर कंट्रोल कर सके, अपना दबदबा बना सके, इसलिए इसे पावर्स दिए गए। और पावर्स दिए गए इसे 1992 में, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको धोखा ना हो, उन्हें लॉस ना हो, उनको प्रोटेक्शन मिले, इसलिए इन्हें सेबी को पावर दिया गया 1992 में। और इसने ये ध्यान रखा कि इन्वेस्टर्स का क्या हो, डेवलपमेंट हो। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, जो भी स्टॉक मार्केट है उसका डेवलपमेंट हो और इन्वेस्टर्स को सुरक्षा मिले, प्रोटेक्शन मिले। ओके, तो ये फर्स्ट रिफॉर्म था, इंपॉर्टेंट सेबी। और सेबी का फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा रनिंग शब्द है, आप हमेशा इसे न्यूज में सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड रिफॉर्म। सेकंड रिफॉर्म जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड in 1992. The leading stock exchange in India was established in 1992. तो आपको पहले ही बताया गया कि सारे स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए नेशनल लेवल पर जो स्टॉक एक्सचेंज ओपन किया गया है वो NSE है। NSE का फुल फॉर्म है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसे स्थापित किया गया ताकि ये लीड कर सके दूसरे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को। तो इसे इस्टेब्लिश किया गया 1992 में। तो सारे कैपिटल मार्केट्स के जो प्रॉब्लम हैं, स्कैम्स हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए NSE को इस्टेब्लिश किया गया 1992 में। तो ये आपका सेकेंड रिफॉर्म था बाय गवर्नमेंट। थर्ड रिफॉर्म देखते हैं बेटा। Third reform is computerized screen based trading system, SBTS, was introduced as a part of modernization. तो स्टूडेंट्स, पहले आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम जो है मैनुअली चेक किए जाते थे, मैनुअली एंटर किए जाते थे मार्क्स वगैरह। तो वहां पर लोग क्या है, पैसे देकर मार्क्स बढ़ाना, ये सब धांधली चलती थी। वोटिंग के टाइम भी वोट जब देते हैं लोग, तो आपने फिल्मों में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, बैलेट बॉक्स को चेंज करना, जबरदस्ती वोट दिलाना, ये सब चलता था। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटराइज्ड फील्ड आ गया आपके सामने, ये सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने लगे। ठीक है,
तो कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग जो है सिस्टम जो है ये हेल्पफुल हुआ शेयर मार्केट में भी। मतलब कैपिटल मार्केट को सिस्टमैटिक चलाने के लिए एसबीटीएस हमारे लिए क्या है, मॉडर्न है, बेस्ट है। इसके अंदर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकली जो शेयर्स परचेज हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, वो सभी पब्लिक को क्या है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मतलब जानकारी वो ले सकते हैं। जिसे भी पता लगाना है कि कौन से कंपनी का कितना शेयर बिका है, क्या रेट चल रहा है, वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको अब कंप्यूटर पर इलेक्ट्रॉनिकली मिल सकता है। तो मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत जो कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम निकाला गया, वो भी कैपिटल मार्केट को मजबूत बनाने में एक मददगार और रिफॉर्म फॉर कैपिटल मार्केट सिद्ध हुआ है। ठीक है, फोर्थ रिफॉर्म देखते हैं बेटा। फोर्थ रिफॉर्म ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। डीमेट अकाउंट has been introduced since 1996 to facilitate easy purchase and sale of shares by the investors through the electronic method। तो डीमेट अकाउंट एक अलग से अकाउंट ही बनाया गया। डीमेट अकाउंट एक अलग से अकाउंट बनाया गया कि आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन मत कीजिए, डीमेट अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन कीजिए तो आपके पास सबूत होगा। कैसे? मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को 1000 रुपए देते हैं, अपने पॉकेट से निकालकर उसके हाथ में आपने 1000 रुपए दे दिया, कल को आकर वो कहेगा कि आपने नहीं दिया था, 1000 रुपए दीजिए, तो आपके पास कोई सबूत नहीं होगा कि आपने उसको 1000 रुपए दिए थे। तो इससे अच्छा क्या कीजिए, आप उसको बैंक ट्रांसफर कीजिए या चेक से पेमेंट कीजिए, तो आपके और उसके बैंक अकाउंट में वो एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर फ्यूचर में कोई फ्रॉड होता है या डिस्प्यूट होता है तो आप उसकी एंट्री दिखाकर मैटर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर बताया गया डीमेट अकाउंट हैज बीन इंट्रोड्यूस सिंस 1996 टू फैसिलिटेट इजी परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। कभी से बेटा? 1996 से डीमेट अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो डीमेट अकाउंट इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स। शेयर्स का ट्रांसफर करने के लिए एक बहुत ही इजी और सिंपल तरीका देता है, रास्ता देता है। वो क्या है? आपका डीमेट अकाउंट। इससे बिगनर्स हो या स्मॉल इन्वेस्टर्स हो, सबको क्या है, मदद मिलती है और कॉन्फिडेंस भी उनमें होता है कि हमारा रिकॉर्ड है, ठीक है, कोई फ्रॉड या चीटिंग फ्यूचर में नहीं कर सकता। तो डीमेट अकाउंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1996 टू फैसिलिटेट परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स बाय इन्वेस्टर्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेथड। तो कंप्यूटर के थ्रू आप परचेज एंड सेल कर सकते हैं शेयर्स का। फिफ्थ आपका रिफॉर्म है बेटा, increased access of global fund by Indian companies was permitted through American Depository Receipt ADRs and Global Depository Receipts GDRs। तो स्टूडेंट्स, आपका जो शेयर आपने परचेज या सेल किया है उसका रिसिप्ट अगर आपके पास हो तो आप क्या है, फ्यूचर में स्ट्रांग होंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो स्ट्रांग होगा। तो रिसिप्ट्स देने के लिए जो है एक्सेस कर रही है पूरी दुनिया में, इंडियन कंपनीज वाज परमिटेड, इंडिया कंपनी ने परमिट दे दिया है थ्रू अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स एंड ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स। तो इंडियन कंपनी को परमिशन मिल चुका है कि वो अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट दे सकते हैं एंड ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट दे सकते हैं। अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, तो ये रिसिप्ट अगर शेयर परचेज करने वालों को मींस इन्वेस्टर्स को मिल जाए तो इस पर क्या है, आपके देश का ही नहीं, जो ग्लोबल या अमेरिकन अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी है,
उनका पावर और उनका सहयोग, उनका बेस आपको मिल जाता है, तो ये आपका पक्ष जो होता है वो मजबूत हो जाता है। तो ये भी इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिलाने में क्या है, मददगार हुआ है। तो कैपिटल मार्केट के प्रॉब्लम्स के लिए ये आपका 5वां रिफॉर्म था, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। सिक्स्थ, द लास्ट वन देखते हैं रिफॉर्म। सिक्स्थ रिफॉर्म है बेटा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEPF was established in 2001। तो इन लोगों ने IEPF मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी को इंट्रोड्यूस किया। कभी इंट्रोड्यूस किया, 2001 में, टू प्रमोट इन्वेस्टर्स। फिर से इन्वेस्टर्स को सुरक्षा के लिए, प्रमोट के लिए ये संस्था बनाई गई। प्रमोट इन्वेस्टर्स अवेयरनेस, सभी इन्वेस्टर्स को क्या है, जानकारी होनी चाहिए, वो सावधान होने चाहिए। एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्ट, उनका जो फायदा है वो उन्हें मिलना चाहिए, उनका फायदा बीच में कोई घोटाला न करे, स्कैम न करे, इसलिए इस संस्था को 2001 में स्टैब्लिश किया गया। ओके, एक बार फुल फॉर्म याद रखिए बेटा, IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 2001 में। अगर आप ईयर्स याद रखते हैं तो आपका आंसर्स इंप्रेसिव होगा, आपको मार्क्स आसानी से मिलेंगे। तो ये देखा आपने रिफॉर्म्स फॉर कैपिटल मार्केट प्रॉब्लम्स, जिसमें 6 पॉइंट्स थे। इस तरह से हमने प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स खत्म किए। अब एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव नॉलेज देखते हैं बेटा। आपने कई बार सुना होगा मॉनिटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी छोटे लेवल पर होती है, फिस्कल पॉलिसी और बड़े लेवल पर होती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है, फर्स्ट पॉइंट, इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी जो है मनी के वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक इंप्लीमेंट करती है। और फिजिकल पॉलिसी जो है, फिजिकल पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फिजिकल पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज को डील करती है, सेकंड पॉइंट देखिए, डील्स विथ मनी सप्लाई। तो मार्केट में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए, क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है सेंट्रल बैंक द्वारा। ओके, तो यहां पर आपने देखा डील विथ मनी सप्लाई। और फिजिकल पॉलिसी किस पर डील करता है, डील्स विथ टैक्सेस, एक्सपेंडिचर्स एक्सेट्रा। तो फिजिकल पॉलिसी क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर ध्यान देता है। आपका इनकम जो है टैक्स से होगा, गवर्नमेंट की इनकम टैक्सेस से होगी, और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर खर्चे करने हैं तो आता है। फिजिकल पॉलिसी बहुत बड़ी पॉलिसी होती है, उसके अंदर एजुकेशन पर खर्चा, कंस्ट्रक्शन पर खर्चा, हेल्थ पर खर्चा, ये सारे एक्सपेंडिचर उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर पर ध्यान देता है, मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई पर ध्यान देता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है, थर्ड पॉइंट, एम्स एट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एम्स एट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो मनी जो है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब रुपए की वैल्यू जो है डॉलर के कंपेयर में कम या ज्यादा ना हो जाए, स्टेबल रहे। ठीक है, बार बार उतार चढ़ाव या हाई उतार चढ़ाव, फास्ट कम ज्यादा वैल्यू रुपए की ना हो, स्टेबल रहे कीमत। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जाता है। सेंट्रल बैंक ध्यान देता है कि फाइनेंशियली हमारा रुपया क्या हो, स्टेबल हो। फिजिकल पॉलिसी का एम क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी एम्स एट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो फिजिकल पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि खर्चा ऐसी जगहों पर किया जाए कि हमारे देश का इकोनॉमिकली मतलब रुपए पैसे के हिसाब से विकास हो, एंड सोशल डेवलपमेंट पूरे समाज का, पूरे देश का एक साथ में विकास हो। ठीक है, तो विकास मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल विकास पर ध्यान देता है फिजिकल पॉलिसी।
लास्ट पॉइंट है हमारे पास, मॉनेटरी पॉलिसी इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। मॉनेटरी पॉलिसी जो है क्वांटिटेटिव है, ये अमाउंट पर ध्यान देता है, नंबर्स पे ध्यान देता है। लेकिन फिस्कल पॉलिसी इज क्वालिटेटिव, ये क्वालिटी पर ध्यान देता है, मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होना चाहिए, लोगों का हेल्थ लेवल क्या होना चाहिए, ग्रेट होना चाहिए, मींस क्वालिटी मेंटेन करता है फिस्कल पॉलिसी। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, रुपए पैसे का जो है क्वांटिटी, सप्लाई जो है वो हैंडल करता है, स्टेबल करता है। तो इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी ओवरऑल छोटा कॉन्सेप्ट है, ये मनी पर ध्यान देता है, क्वांटिटेटिव है। और फिस्कल पॉलिसी वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये देश के टैक्सेस एक्सपेंडिचर को ध्यान देते हुए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट करता है, वो भी क्वालिटी के साथ। तो ये आपने देखा बेटा, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी में रिलेशंस एंड डिफरेंसेस। ठीक है, इस तरह से आपका जो 9th चैप्टर है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, आज हमने पूरी तरह से खत्म किया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। तो इस तरह से हमने एक अच्छा लेक्चर कंप्लीट किया, आपने सहयोग किया, आपको धन्यवाद, थैंक्स।